जय हिंद दोस्तों, केंद्र सरकार की हवा टाइट है। आप भीड़ देख के पता चल जाएगा। जवानों को 10% आरक्षण देने की बात कही है और इसी भीड़ में उन्होंने वादा किया है कि वन रैंक वन पेंशन और पुरानी डिसेबिलिटी आपको मिलेगी। अग्निपथ स्कीम पर लगाऊंगा पूर्ण विराम, सरकार पर तीखा प्रहार। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले ये भीड़ देखिए जबरदस्त। उन्हें ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, ना उनको गांव में कोई रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि सरकार चाहती है डिफेंस का जो बजट है जवानों का ना मिले, उनकी पेंशन में ना जाए, निंग में ना जाए, मगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के बैंक अकाउंट में जाए। और इस भीड़ में वादा कर रहे हैं, इस भीड़ में दावा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। बड़ा बड़ा उन्होंने किया, स्पष्ट रूप से कहा है पहले वन रैंक वन पेंशन की स्कीम और पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन लागू करे मोदी सरकार। इस तरीके की जैसे खबर मैं आपके सामने ला रहा हूं। और इसके साथ दूसरी खबर, पूर्व सैनिक और अग्निवीर से सीधी बात कही कि कांग्रेस सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, पूर्व सैनिकों को देंगे 10% आरक्षण। आप ये खबर देख सकते हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ग्वालियर आए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अग्निवीर और पूर्व सैनिकों से सीधा संवाद किया। पूर्व सैनिकों से बात की, नौजवानों से बात की। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो अग्निवीर योजना समाप्त है और पुरानी पेंशन और पुलिस में आपको 10% आरक्षण देने का वादा किया। और इन्होंने ये सारी देख सकते हो किस किस ने सवाल किए, हर एक का उन्होंने सवालों के जवाब दिया। आखिर क्यों? उन्होंने इसके ऊपर फिर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं। कांग्रेस ने पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी ने तत्कालीन यूपी सरकार के समय सैनिकों के लिए पास की गई वन रैंक वन पेंशन, पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लागू करने, पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए मेडिकल स्कीम, यानी इन मुद्दों को फिर उठाया, जो कि हम आपको बात कर चुके हैं कि कितना पैसा लगा, क्या नहीं मिला। अब मैं बात कर रहा हूं, आज चाहे दोस्तों मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या जो अखबार हैं, ये अब साक्षी हैं। यानी ये जो सैनिकों के मुद्दे हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो गया है, यानी चुनाव से पहले होना बहुत जरूरी है। और पहले बात अग्निवीरों की, अग्निपथ की चल रही, अब ये बात धीरे धीरे वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों तक पहुंची, उसके बाद इक्वल एमएसपी पर पहुंची, पुरानी डिसेबिलिटी पर पहुंची। और इसी को लेकर अब जन आक्रोश और जन आंदोलन इस प्रकार से बढ़ गया है कि आप ये पटना की ये कल की भीड़ है, आप देख सकते हो। छत ऊपर से दिखाया जा रहा है कि लोग वहां समा नहीं रहे हैं और मुद्दे ये इन्होंने ही रखा है और मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल, चाहे वो इंडिया गठबंधन के अंदर है, समाजवादी पार्टी और दूसरे जो भी दल इनके साथ हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब अग्निपथ योजना का कोई भविष्य नहीं है। सेना भी कमजोर है, देश भी कमजोर है। यदि सेना ही कमजोर हो जाएगी तो देश को कौन संभालेगा? उन्होंने कहा है जितना जो फंड है, फंड की बात कही कि सारा फंड अब अडानी के खाते में जा रहा है और अडानी जी को उनका पार्टनर बनाया जाएगा और फिर उनका माल अडानी जी यहां बेचेंगे और डिफेंस का बजट सीधा अडानी जी के बैंक अकाउंट में जाएगा और हमारे जवानों को कहा जाएगा देखिए अडानी जी का जमाना है, आपका बेटा मर गया, आपका भाई मर गया, उसको हिंदुस्तान की सरकार शहीद का दर्जा नहीं देगी, उसकी रक्षा नहीं करेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये अडानी जी का जमाना है। सेना ठेके पर होगी, अडानी मालिक होंगे। चाहे उन्होंने बोला एयरक्राफ्ट बनाने की बात हो, चाहे रेडार बनाने की बात हो, चाहे सर्विलेंस चीजें बनाने की बात हो, सारा ठेका अडानी जी को दे दिया है। यानी जो पूरा रक्षा बजट है, रक्षा बजट का कंट्रोल अब अडानी जी करेंगे, मोदी जी नहीं करेंगे। और अडानी क्या करेंगे? अडानी भी इन सब चीजों को बाहर से खरीदेंगे और यहां असेंबल करेंगे ताकि उनको फायदा हो। इनको सैनिकों की चिंता नहीं है, सैनिकों की पेंशन की चिंता नहीं है, और इनको चिंता सिर्फ अडानी की। इसलिए और किसी विभाग में ये ऐसा क्यों नहीं करते? आखिर सेना में ही इतने प्रयोग क्यों कर रहे हो? आपको हर एक छोटी छोटी क्लिप देखेंगे, हर एक चीज को आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं।
आप इससे कितना तवज्जो रखते हो कि ये आप हमारे सबके लिए खुशी की बात है कि मुद्दा का राष्ट्रीयकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अब जो जवानों ने कल एजिटेशन किया कि वो मुद्दा नहीं था। बिल्कुल जंतर मंतर का नाम लिया जा रहा है और जंतर मंतर पर जो बैठे हैं, जंतर मंतर पर उन्होंने जो डोमिनेट किया है, उन जो सैनिक हैं हमारे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपकी बात, चलो कहने का मतलब बात आपकी उठी लेकिन आपका नाम नहीं लिया, तो दूसरों का नाम ये सोशल मीडिया ले रही है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले रही है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं, हमें मुद्दे की परवाह है कि हमारा 28 से 30 लाख जो सैनिक हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और जो सेवा में हैं सैनिक, और उनके लिए भी भविष्य में ऐसी योजना हो ताकि उनका भविष्य उज्जवल रहे, उनका परिवार इस बात को लेकर शिकुर रहे। हमें किसने उठाया, क्यों उठाया पता नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये मुद्दा जबरदस्त आ गया और इसके ऊपर हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। पहले क्या होता था, इस देश में एक तरीके के शहीद होते थे। सेना में, वायुसेना में, नेवी में अगर कोई शहीद होता था तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता था। अगर कोई अपनी जान देने के लिए सेना में जाता था तो देश उसकी रक्षा करता था, उसको पेंशन मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद उसको कैंटीन मिलती थी, गांव में उसका आदर होता था। आप लोग जानते हो, आपके गांव में एक सर्विसमैन जो होते हैं, पूरा समाज उनकी आदर करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। अब अग्निवीर योजना में 2 तरीके के शहीद बनने जा रहे हैं। शहीद दोनों होंगे, मगर अगर शहीद अग्निवीर है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे पेंशन नहीं मिलेगी और उसे कहा जाएगा देखो भैया, आपने देश को अपनी जान दे दी मगर देश आपकी इज्जत नहीं करेगा। देश सिर्फ 4 में से 1 जवान की इज्जत करेगा, जो बाकी 3 अग्निवीर होंगे उनको निकाल दिया जाए। 4 में से 3 लोग वापस आएंगे, उन्हें ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, ना उनको गांव में कोई रिस्पेक्ट मिलेगी। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि लालू जी को बोलना है। ये देखो, लालू जी को बोलना है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया बहुत बहुत राहुल जी। अब मैं आग्रह करूंगा संसदीय अनुभव के धनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो आए और संदेश दें। और ये अग्निवीर योजना हो क्यों रही है? क्योंकि सरकार चाहती है कि डिफेंस का जो बजट है वो जवानों का ना मिले, उनकी पेंशन में ना जाए, उनकी ट्रेनिंग में ना जाए,
मगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के बैंक अकाउंट में जाए। आप अदानी जी को देखिए, आज पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते थे, गोला बारूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता था, एचएल हवाई जहाज बनाता था। अब क्या हो रहा है, एचएल को परे कर दिया। अदानी जी अब हथियार बनाएंगे, बारूद बनाएंगे, गोलियां बनाएंगे, ड्रोन बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे। और भाइयों बहन, ये बनाने वाले नहीं है, ये होगा क्या, ये बाहर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और अदानी जी को उनका पार्टनर बनाया जाएगा और फिर उनका माल अदानी जी यहां बेचेंगे और डिफेंस का बजट सीधा अदानी जी के बैंक अकाउंट में जाएगा और हमारे जवानों को कहा जाएगा, देखिए अदानी जी का जमाना है, आपका बेटा मर गया, आपका भाई मर गया, उसको हिंदुस्तान की सरकार शहीद का दर्जा नहीं देगी, उसकी रक्षा नहीं करेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये अदानी जी का जमाना है। धन्यवाद। ये होने वाला है। तो इसीलिए हमने न्याय यात्रा शुरू की और आपने इस यात्रा का इतना समर्थन किया। सर बताइए सर, आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ जी ਅੱਜ यही ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ JNK ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਰੀਅਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਏਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰਸਿਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। 30-35 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆ 20 ਫਰਵਰੀ 23 ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਸੀਓ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ